फजल अली कमीशन की, ठीक है। फजल अली कमीशन जो है वो जस्टिस थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो ये चेयरमैन थे। इसके साथ मैंने बताया था 2 मेंबर थे इस कमीशन के, एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पनिक्कर। तो फजल अली कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि दिसंबर 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कमीशन को अपॉइंट किया था, इस कमीशन को बिठाया था। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मैनर, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करना था, ठीक है। मेनली बात क्या है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय मैंने कल भी बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से ज्यादा जो रियासतें हैं वो उनको एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा एक काम था। अब देखिए जितनी भी रियासतें हैं, इतने राजा थे, उनको सबको जो है वो इन्वॉल्व करना, मर्ज करना, वो एक बहुत टफ काम था। तो जो फजल अली कमीशन जो बनाया गया था उसका एक मकसद था कि भाई आप जो है वो भाषा, उनको एक टारगेट दिया गया था कि आप भाषा के आधार पर, ठीक है, क्या राज्यों को बनाया जा सकता है, क्या स्टेट्स को जो है वो पुनर्गठित किया जा सकता है, रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो ये उन्होंने देखा कि जो फजल अली कमीशन था इसने ये बताया, 1954 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने बताया था कि भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों को जरूर बनाया जा सकता है, मगर एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है कि एक भाषा और एक राज्य वो तो पॉसिबल नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, आसपास के इलाकों को अगर छुटपुट लोग रह जाते हैं 10, 15, 20% तो वो मर्ज हो सकते हैं। तो एक भाषा एक राज्य ये तो पॉसिबल नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो ये इनका फजल अली कमीशन का रिकमेंडेशन था, जो कि सरकार ने एक्सेप्ट भी किया और इसी के लिए जो है वो बाद में कानून जो है वो बना पार्लियामेंट में, और वो बना था ऑन 1 नवंबर 1956। ये जो ईयर है, मंथ है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल याद रख लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस समय क्या हुआ था, संविधान का जो 7th अमेंडमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1956 में, उससे जो है वो राज्यों को पुनर्गठित करने वाला जो एक पार्ट था, 7th ही पार्ट था, उसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि उसको जो है वो एक टेम्परेरी बेसिस पे मैंने बताया था, ABCD कैटेगरी में ये जो है वो स्टेट्स बनाए थे, ठीक है, जैसे हिमाचल का नंबर उसमें C स्टेट में आया था, ग श्रेणी का राज्य। तो अब इन्होंने एक और रिकमेंडेशन की कि अब हम क्या करेंगे, एक तो होंगे स्टेट्स जो फुल फ्लैश स्टेट बन सकते हैं और एक होंगी यूटीज जो आज भी इसी मैनर में चलती हैं। तो यही जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड कमीशन था जिन्होंने स्टेट्स और यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी। स्टेट्स ऐसी स्टेट्स जिनमें फुल फ्लैश्ड तरीके से राज्य जो है वो मतलब वहां पे एक असेंबली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जा सकती है, और यूटीज जहां पे वो सेंटर के कंट्रोल में, यूनियन जो गवर्नमेंट है उनके कंट्रोल में वो चल सकती है सरकार, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करके। तो इस तरह से उस समय कितने राज्य थे, तो 14 राज्य थे, और यूटीज कितनी थी, 6 थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये पेपर में, ठीक है। अब देखिए आते हैं करंट के ऊपर। करंट में क्या है, करंट में क्या बताया मैंने अभी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बॉर्डर शेयर है, ठीक है, और बॉर्डर जो होता है कभी भी किसी, जैसे हिमाचल का पंजाब से बॉर्डर है, तो हिमाचल का पहाड़ी लैंग्वेज का जो पंजाबी लैंग्वेज के साथ कहीं ना कहीं मिक्सअप है, या फिर कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट भी रहता है, जैसे अभी देखो शानन व हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जोगिंदरनगर का, तो ये एक डिस्प्यूट है, कोई भी वाटर डिस्प्यूट हो जाता है, कभी लैंड डिस्प्यूट हो जाता है, कभी भाषा के लिए डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, कभी टूरिज्म प्रोस्पेक्ट से डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, कभी तो
तो ऐसी जो चीजें होती हैं, जो आसपास की जो पड़ोसी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे हुआ, मैंने बताया था कि महाराष्ट्र के 2 स्टूडेंट जो मराठी बोलते थे और कर्नाटक स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन बस थी कॉरपोरेशन की, उसके कंडक्टर के बीच में कुछ कहासुनी हुई, मैं-मैं, तू-तू हुई। अब उनके बीच में क्यों हुई थी? क्योंकि ये जो स्टूडेंट थे मराठी, ये चाहते थे कि वो कर्नाटक वाला जो कंडक्टर है वो उनसे मराठी में बात करे, ना कि कन्नड़ा में बात करे। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत पुरानी लड़ाई है, बहुत लंबी चौड़ी। अब एक जगह का नाम आता है, ठीक है? बेलगावी, ठीक है? अब ये जगह का नाम है बेलगावी। देखिए जो बेलगावी है, ये आज है कर्नाटक में, ठीक है? ये कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है बेलगावी, और इसको पहले बोला जाता था बेलगांव, ठीक है? पहले इसका नाम था बेलगांव। अब ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेलगांव, ठीक है? सुना है किसी ने ये बेलगांव? हाँ जी सर। ठीक है, सुना है। अब ये सुना है तो बताइए कि कहाँ सुना है और किस लिए यूज हुआ था ये नाम बेलगांव, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बेलगांव जी, सर चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें जहाँ उसने अपने चंद्रगुप्त मौर्य जो बता रहे हैं आप, ठीक है? वो तो अभी हम पढ़ेंगे और मैंने बताया भी था। वैसे तो वो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, वो भी वो एरिया आता है, ठीक है? कर्नाटक का ही एरिया है, बट वो श्रवण बेलगोला है, ठीक है? वो श्रवण बेलगोला देखिए बेलगांव वो एरिया है जहाँ पे 1924 में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है? एक ही सेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, और वो एकमात्र था बेलगांव सेशन 1924। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखना ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाएगा आपको, क्योंकि बेलगांव न्यूज में आया, ठीक है? अब मैं और भी बताऊंगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो पॉलिटिकल डिवीजन, उसमें ज्योग्राफी, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है तब। तो देखिए जो बेलगांव है, इसका अब जो नाम है वो क्या हो गया है? बेलगावी, ठीक है? अब बेलगावी क्यों? क्योंकि कर्नाटक की कन्नड़ा में इसको नाम दिया है, ठीक है? वहां के लोग जो है, आपको पता है कि भाषा को कितनी प्राथमिकता देते हैं, वो आप लगेगा पता। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, है ना? कर्नाटक में कन्नड़ा, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, ठीक है? उड़ीसा में उड़िया। बहुत सारी, ये जो सारी भाषाओं के आधार पर जो है राज्यों को रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो बेलगावी अभी नाम है, इसका पुराना नाम था बेलगांव, और बेलगांव में 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी के द्वारा सिर्फ एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी सेशन की, वो यही था, ठीक है? महात्मा गांधी ने की सेशन की अध्यक्षता की थी बेलगांव में। अब बेलगांव में क्या होता है? अब देखिए इसके पीछे कहानी तो कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है? आपने कोई ज्यादा नहीं, मतलब ये याद रखना है, मगर ये पता होना चाहिए कि ये एरिया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अगर हम बात करेंगे कॉलोनियल पीरियड की, है ना, मतलब अंग्रेजों के टाइम की, तो जो बेलगांव था ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, ठीक है? आपको पता है 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था ये, तो 1881 में जब दूसरी सेंसिस हुई थी, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसिस हुई थी, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसिस कब हुई थी? तो 1881 में। 1872 में आंकड़ों के आधार पर हुई थी, पर जो 1881 में सेंसिस हुई थी, उसमें जो कन्नड़ा बोलने वाले लोग थे वो 65% थे बेलगांव में, ठीक है? और लगभग 26% लोग जो थे वो मराठी बोलने वाले थे, ठीक है? अब देखिए परसेंटेज किसकी ज्यादा हुई? कन्नड़ा लोग बोलने वाले लोगों की। इसीलिए इसको 1956 में कर्नाटक में शामिल कर दिया था, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है यहाँ पे 65% लोग जो हैं वो किसके हैं? कन्नड़ा बोलने वाले हैं, इसलिए इसको कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। हालांकि उसमें जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था 1956 में, जो एक्ट बना था, इसमें 10 मराठी बोलने वाले डिस्ट्रिक्ट भी थे, ठीक है? सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो तहसील, तालुक जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो 10 जो थे वो मराठी बोलने वाले वो भी थे,
जिसको मैसूर में जो है वो उन्होंने कर दिया था, ठीक है, मर्ज। तो इसलिए ये लड़ाई जो है आज भी देखने को मिलती है इनके बीच में कि जो ये 10 मराठी बोलने वाले मतलब तहसील थे, वो आज डिमांड करते हैं कि हम महाराष्ट्र के साथ जाएँगे, ना कि हम कन्नड़ा के साथ जाएँगे। आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग इन मराठी, सो वी आर मराठा, ठीक है? ये बोलते हैं कि हम कन्नड़ा में नहीं जाएँगे। बट एरिया तो ये मैप पे कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो इसी को लेकर जो है वो 2004 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो है वो 20 साल पहले 2004 में ये गए थे, तो उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 131। पता है आपको क्या है इसमें? देखिए 124 से लेकर के आर्टिकल 124 से लेकर के 145 तक जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ आर्टिकल है 131 और इसमें सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार आता है, ठीक है? ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार, अब जैसे देखिए मूल अधिकार में क्या आता है कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोलते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट की, तो 131 न्यूज़ में आया। क्यों आया? क्योंकि 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सरकार जो है वो वहाँ पे 131 आर्टिकल के तहत गई थी कि उन्होंने ये डिमांड की थी कि हमें जो है वो मराठी स्पीकिंग जो पीपल हैं उनको जो है उस एरिया को जो है वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में उसको मर्ज किया जाए, ठीक है? कर्नाटक की बजाय। क्योंकि हम जो है वो मराठी बोलते हैं इसलिए भाषा के आधार पर जो है वो हमारा जो एरिया है वो बनता है, उस टाइम पे मेजॉरिटी के हिसाब से हमें अलग कर दिया गया था, ठीक है? मगर ये अब डिमांड करते हैं। अब मराठी जो स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो पीछे जैसे मतलब उनके ऊपर जो है वो बोला जाता है कि इनसिक्योर है वहाँ पे, वो थोड़ा माइनॉरिटी में आ जाती है, ठीक है? क्योंकि भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर ही माइनॉरिटी को स्टेटस मिलता है, रिजर्वेशन मिलती है इंडिया में। तो जो केस है अभी भी पेंडिंग है, ठीक है? अभी तक इसकी जो है वो कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वैसे तो हुई होगी मगर वो पेंडिंग है केस, ठीक है? तो ये आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल 131 में क्या होता है, जब राज्यों के साथ लड़ाई हो जाती है, विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है या फिर सेंटर का किसी राज्य के साथ डिस्प्यूट होता है, तो रिज़ॉल्व किसके पास करेंगे वो? सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है आर्टिकल 131 में, ठीक है? तो जब भी कभी 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में आपस में लड़ाई हो, डिस्प्यूट हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर सेंटर और स्टेट का, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, डिस्प्यूट हो, तो उसके लिए वो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर द आर्टिकल 131 वो उसका फैसला देखते हैं। उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है? ये राज्यों और केंद्रों के बीच में या फिर राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो फिर वो जो है, वो इसमें वो आता है, इसकी जुरिडिक्शन में, ठीक है? तो अब जो है ये आर्टिकल भी न्यूज़ में आ गया, ये जगह भी न्यूज़ में आ गई और फजल अली कमीशन भी न्यूज़ में आ गया, है ना? और ये वाला सेशन भी न्यूज़ में आ गया। तो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? एक और चीज़ भी न्यूज़ में आती है वैसे तो, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है? अब देखिए इंटर स्टेट